हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड की थी वो थी इकोनॉमिक्स की मॉनेटरी पॉलिसी पे, और वो पार्ट 1 था जिसमें हमने 15 एमसीक्यूज़ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आप जाके वीडियोस में ज़रूर देखें। तो आज की जो वीडियो है ये है एमसीक्यूज़ ऑन इकोनॉमिक्स फॉर ऑल जेकेएसएसबी एग्जाम्स ऑन मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया पार्ट 2। ओके, तो गाइज ये जेकेएसएसबी के जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के भी एग्ज़ाम होंगे, तो उसके लिए भी ये जो है इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न पब्लिक फाइनेंस? जो मॉडर्न पब्लिक फाइनेंस है इसके फादर किसको माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मस्ग्रेव। ओके, रिचर्ड ए मस्ग्रेव जो हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पब्लिक फाइनेंस को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर है, जॉइंट सेक्टर है या नॉन नेशनलाइज्ड है? तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिन्होंने देखी होगी उनको ये आंसर ज़रूर आता होगा कि स्टेट बैंक जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आता है। और एट प्रेजेंट कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, पब्लिक सेक्टर बैंक। क्यों है ये पब्लिक सेक्टर बैंक? क्योंकि ये नेशनलाइज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ मॉनेटरी रिजर्व्स इन इंडिया? जो इंडियन मॉनेटरी रिजर्व्स हैं उनका कस्टोडियन कौन है? ओके, तो वो है ऑप्शन डी, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ही मॉनेटरी रिजर्व्स को, जो जितना भी उनको ध्यान में रखना होता है वो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही होता है। ओके, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक मतलब जितने भी बैंक से वो लोन्स वगैरह या उनको अगर क्रेडिट्स पे कुछ चाहिए तो वो आरबीआई से ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इंडियन मनी मार्केट? ओके, हाँ, तो ये क्या है क्वेश्चन कि इंडिया की जो मनी मार्केट है उसका इन 4 ऑप्शंस में से कौन पार्ट नहीं है? ओके, तो इसमें राइट आंसर है हमारा चिट फंड्स। जो चिट फंड्स होते हैं वो हमारी मनी मार्केट का पार्ट नहीं होते, ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट नहीं होते। बाकी जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फाइनेंशियल कंपनीज़ के होते हैं, आरबीआई तो ऑब्वियसली है मनी मार्केट का पार्ट, तो जो हमारे चिट फंड्स होते हैं वो नहीं होते इनका पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म सेटअप इन इंडिया? इंडिया में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स कब आए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1991। इंडिया में 1991 में जो है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स वर सेटअप इन इंडिया अंडर नरसिम्हन कमेटी। ओके, नरसिम्हन कमेटी के अंदर जो है ये रिफॉर्म सेटअप किए गए थे 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया? इंडिया का ओल्डेस्ट बैंक कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको आना चाहिए। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओध कमर्शियल बैंक। ओके, इन 1881 ओध कमर्शियल बैंक वॉज सेटअप इन इंडिया। आपको ये भी पता होना चाहिए कब सेटअप हुआ था, तो ये 1881 में बनाया गया था और ये इंडिया का ओल्डेस्ट बैंक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक वॉज अर्लियर नोन एज इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स में। तो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया किसको माना जाता है? एसबीआई को इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया माना जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट आंसर है। एसबीआई वॉज नोन एज इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इट्स नेम वॉज चेंज्ड आफ्टर इट्स नेशनलाइजेशन इन 1955। तो इसका मतलब है कि पहले जो था एसबीआई को इम्पीरियल बैंक बोला जाता था, कब? जब वो नेशनलाइज नहीं था, प्राइवेटली ऑन था। जब वो नेशनलाइज हो गया 1955 में तो उसको इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई, ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। नेक्स्ट, ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइम पीरियड इज़ नोन एज पीरियड ऑफ मास बैंकिंग? तो पीरियड ऑफ मास बैंकिंग किसको कौन से टाइम पीरियड को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 1969 से 1991 का जो टाइम पीरियड था इसको हम पीरियड ऑफ मास बैंकिंग बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड मासिव ब्रांच एक्सपेंशन ऑफ बैंक्स वर डन। जितने भी बैंक्स थे उनकी ब्रांच एक्सपेंशन की गई थी अलग अलग स्टेट्स में, और उनके नेशनलाइजेशन भी बहुत बैंक्स की हुई थी इस पीरियड में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज़ फॉलोइंग बेसल नॉर्म्स अंडर द डायरेक्टिव्स ऑफ? इंडिया जो है वो बेसल नॉर्म्स को फॉलो करता है किसके डायरेक्टिव्स में? तो वो है आरबीआई के अंदर। ओके, आरबीआई की वजह से जो है इंडिया है बेसल नॉर्म्स को फॉलो करता है।
ओके। और एट प्रेजेंट जो है बेसिल सेकंड इज़ फॉलोड इन इंडिया। ओके, अभी इंडिया जो है वो बेसिल सेकंड ही फॉलो कर रहा है, जबकि बेसिल थर्ड भी आ चुका है, बट ड्यू टू कोविड सिचुएशन इंडिया नहीं चेंज कर पाया बेसिल थर्ड में। उन्होंने 2019 का इंडिया ने रखा हुआ था कि हम बेसिल थर्ड पे चले जाएंगे, बट ड्यू टू कोरोना नहीं चेंज हुआ। ओके, तो अभी एट प्रेजेंट जो है बेसिल सेकंड इज़ फॉलोड बाय इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मोस्ट वाइडली यूज टूल कौन सा है, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो होते हैं इसमें हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो बाय और सेल कर सकते हैं। ओके, जितने भी बैंक्स होते हैं वो आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देते हैं या आरबीआई उनसे खरीदते हैं। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी में, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो मॉनेटरी पॉलिसी का, वो कौन सा है, हमारा ऑप्शन ए टैक्सेशन। टैक्सेशन जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता। ओके, बाकी जो हमारे बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्रेडिट रेटिंग, ये सब इसके इंस्ट्रूमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ IMF लोकेटेड। IMF क्या होते हैं, ये होते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। ओके, तो ये जो है इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेट है, हमारा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, वाशिंगटन DC में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या करते हैं, ये बाय और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ओके, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो बैंक्स या तो आरबीआई से खरीदते हैं या उनको बेचते हैं। जब भी दोनों में कुछ किसी में भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे होते हैं उस मोमेंट पे ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो हैं वर्क में लाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन बैंक्स इज़। बैंक्स में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं वो कौन से होते हैं, तो ऑप्शन ए है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, बी है एन एसेट दैट सीजेस टू जनरेट इनकम, सी है कैश बैलेंस इन टिल, और डी है कैश बैलेंस विद आरबीआई। तो राइट आंसर क्या होगा, एन एसेट दैट सीजेस टू जनरेट इनकम। कोई भी एसेट जो हमें इनकम रोक देता है, जिससे हम इनकम नहीं बना सकते, वो उसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट मानते हैं। अगर जैसे बैंक में कोई भी चीज़ ऐसी है, कोई भी लोन दिया है या कुछ भी है, तो जब उससे हमें EMI आना बंद हो जाती है, ठीक है, कोई भी लोन है जैसे उस पर हमें EMI आना बंद हो जाती है, बैड लोन्स हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मान लेते हैं, NPA मान लेते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, एन एसेट दैट सीजेस टू जनरेट इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड मनी इज़ वॉट मनी डज। किसने ये फ्रेज़ बोला है कि मनी इज़ वॉट मनी डज। तो ऑप्शन ए है क्रॉथर, बी है रॉबर्टसन, सी है वॉकर और डी है मार्शल। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, FA वॉकर इनका पूरा नाम है, और इन्होंने ये फ्रेज़ दिया था। एक्चुअली ये एक इकोनॉमिस्ट हैं और इनकी एक बुक भी है, इन्होंने लिखी है। ओके, तो इन्होंने बोला था कि मनी इज़ वॉट मनी डज। इसका मतलब ये है, मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में बताती हूँ कि इसका मतलब है कि जैसे आप किसी चीज़ में पैसा लगा रहे हैं। ओके, तो मेरे पास कोई मनी है, मैंने और एक बिल्डिंग पे लगा लिया, तो उस बिल्डिंग से मेरे को बाद में इनकम ही जनरेट होगी, मैं उसी लिए लगाऊंगी ना। तो उसका कहने का मतलब था कि मनी का फंक्शन क्या होता है, वही होता है जो वो हमें रिटर्न में देती है। तो मनी इज़ व्हाट मनी डज। ओके, तो आज की इतने ही क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि हम और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाएं। और हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक माय वीडियोस एंड डू कमेंट कि आपको और कैसे कैसे टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। थैंक यू।